नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज पहाड़ टीवी में हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो इस समय सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर छाया हुआ है और लगातार जो युवा है इसको लेकर सड़कों पर है। और आपको बता दूं कि इसको लेकर लगातार विवाद कहीं ना कहीं छिड़ा हुआ है, सड़कों पर युवा है और ये विवाद को लेकर क्या चीजें हैं, क्या तमाम सवालात हैं जिसको लेकर जो युवा है सड़कों पर आने पे मजबूर हैं, क्योंकि इस विवाद में दो पक्ष निकल कर आ रहे हैं। और ये हम बात कर रहे हैं वीडियो और वीपीडीओ के रिजल्ट के आने के बाद के विवाद की। तो सीधे हम आज यूके ट्रिपल एससी में हैं और यहां पर सीधे आप लोगों के सवाल भी लेंगे कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो सीधे करिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ सचिव साहब संतोष बडोनी जी, जिनको लेकर लगातार हमने देखा है कि जब जब यूके ट्रिपल एससी ने भर्ती कराई है उसके बाद से ही हमने ये देखा है कि जिस तरीके से भर्ती विवादों में गई है तो संतोष बडोनी जी साहब का नाम कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वहां पर आ जाता है। तो अब बड़ी बात यह है कि वीडियो और वीपीडीओ को लेकर लगातार अब 1,55,000 जो युवा है उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। तो कई सवाल हैं जिनको लेकर अब आयोग का क्या जवाब है, आयोग का क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल सोशल मीडिया में तैर रहे हैं पर आयोग ने क्या उस पर जांच की है, आयोग को क्या तथ्य मिले हैं, क्या कुछ एविडेंस है, क्या 15 लाख की बात कितनी सत्य है, सब पर हम बात करेंगे। तो सीधे चलते बडोनी साहब के पास। सर पहले तो स्वागत है आपका पार्टी में। धन्यवाद। और सर एक बड़ा विवाद अब शुरू हो गया है वीडियो वीपीडीओ को लेकर। सर सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि एक सबसे बड़ी बात यह चल रही है 15 लाख रुपए लेकर भर्ती हुई है, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा कोई भी कहीं से भी एक भी प्रमाण किसी ने या एक भी शिकायत यहाँ नहीं भेजी है कि किसी ने 15 लाख रुपए लिए हैं या किसी ने दिए हैं। एक बात तो ये है। तो ये सब केवल सोशल मीडिया में जो गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियाँ हैं अभी तो केवल वो हैं। दूसरी बात ये है कि ये एग्ज़ाम जो वीडियो वीपीडीओ जब हमने एग्ज़ाम कराया था तो सैकड़ों मैसेज आए थे इसके कि साहब आयोग ने इतने अच्छा एग्ज़ाम कराया, इसकी बधाई हो। लेकिन रिजल्ट के तुरंत बाद क्यों ऐसा हो गया कि साहब एग्ज़ाम गड़बड़ था। तो मेरा कहना ये है कि एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में ऐसी बातें आ रही हैं रिजल्ट के बाद। क्यों? क्योंकि एक बड़ा तबका है जो सेलेक्ट होने से छूट जाता है और वो होगा, क्योंकि पद तो बहुत सीमित हैं और एप्लीकेंट बहुत बड़े हैं। 1.5 लाख नंबर ने एग्ज़ाम दिया है, 890 के करीब बच्चे निकले हैं। तो जो बाकी बचेंगे वो एक असंतुष्ट लॉट बच जाता है और वो किसी भी तरह से उसको विभाजित करने या सेकेंड चांस लेने का कोशिश करेंगे। तो वो ये सोचते हैं कि साहब ये एग्ज़ाम निकल गया तो फिर दोबारा हम कैसे होंगे, तो एक और चांस मिले तो ये उनकी इच्छा हो सकती है। कभी कभी कोई इंटरेस्टेड पार्टी इसमें उनको सपोर्ट कर सकती है, जैसे कोचिंग संस्थान है या कोई और पार्टीज जो जिनको किसी तरह से जिनका इंटरेस्ट नहीं इसमें पूरा हो पाया। और तीसरी बात यह है कि जो ट्रांसपेरेंसी आयोग ने की है, जिससे सब बच्चों को उनके नंबर पता लग रहे हैं, उनकी ओमार शीट पता लग रही है, रिजल्ट ओपन है, तो इससे भी ये एनालाइज कर रहे हैं कि साहब ये एक ही घर के इतने 4 बच्चे हैं, बलविंदर सिंह 4 नाम देखे तो उन्होंने कहा नहीं ये तो एक ही आदमी है। तो ये सब बातें इससे आ रही हैं कि ट्रांसपेरेंसी भी है। एग्ज़ाम में बहुत लोग नहीं निकल पाए हैं तो उनको इसका फ्रस्ट्रेशन है। और तीसरी बात, कुछ इंटरेस्टेड पार्टी हैं जिनका इंटरेस्ट पूरा नहीं हुआ है। हाँ, तो ये मैं समझता हूँ। मैं एक एक करके एक प्रश्न करूंगा, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पे सवाल हैं और लोग चाहते हैं, युवा चाहता है, क्योंकि एक बड़ा आपने जैसे कहा 2 धड़े इसमें है। एक जो बहुत है, लाखों में संख्या, एक कुछ 100 है, कुछ हजारों हैं जो 890 सिलेक्ट हुए हैं। अब दोनों ही पक्षों में विवाद चल रहा है, एक पक्ष बहुत बड़ा है और एक पॉइंट कुछ प्रतिशत है। सर एक सवाल सबसे पहले ये ग्राम प्रधान है जिनको लेकर ये उनसे पूछा भी गया तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके गांव का स्थापना कब हुई। तो उसका भी जब इंटरव्यू लिया गया तो उनमें भी एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे गांव का प्रधान का सिलेक्शन हो गया। ये एक विवाद कहीं ना कहीं है, वो कहीं आयोग के संज्ञान में है ऐसा कोई मामला? बिल्कुल भी ऐसा कोई संज्ञान में नहीं, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है, जो एप्लीकेशन आदमी भरता है, तो उसमें ये फील्ड नहीं है कि आप प्रधानी कर रहे हैं या एमएलए हैं या ऐसा कोई फील्ड नहीं है। तो हम बता नहीं सकते कि ये बात आपकी सही है या नहीं है। लेकिन कोई कारण नहीं है कि कोई ग्राम प्रधान यंग बच्चा है और वो मेहनत कर रहा है, वो निकल रहा है, वो ना निकल सके, ऐसा कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा सर अब ये भी है, देखिए आपने ये ग्राम प्रधान वाली बात तो आपको नहीं, आयोग को आपने कहा कि प्रधान का, पर एक सवाल ये है सर कि एड्रेस को लेकर एक विशेष जगह से ये भी बात आई है कि वहां पर से कई लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो उस पर क्या आयोग ने जांच की, उस पर क्या तथ्य निकल कर आए? क्योंकि लिस्ट भी हमने देखी है जिस तरीके से फेसबुक में कर रही, उस पर आयोग की कार्रवाई, वो चूंकि एक टेंजिबल बात थी, उन्होंने नाम दिए थे कि ये भाई बहन है, तो हमने 17 ऐसे नाम जो सोशल मीडिया में फ्लोट हो रहे थे उन सबके अपने डेटा से एड्रेस चेंज कराए और हमारे डेटा के हिसाब से केवल 2 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही भाई बहन है, एक ही एड्रेस पे हैं दोनों। बाकी 17 में से जो 15 बच्चे हैं वो सब अलग अलग एड्रेस, इवन अलग अलग जिले के हैं।
तो चूंकि 1.5 लाख बच्चों में बच्चे का नाम और पिताजी का नाम एक हो सकता है, इस कारण से ये कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है कि वो एक ही है, लेकिन ऐसा कोई नहीं। जो हमने जांच की है उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला है। सर, और अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अब जो पॉइंट आता है नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग को लेकर जो बात हो रही है, अब सवाल ये है सर कि कई लोगों का कहना यह है कि सही प्रश्न भी डिलीट कर दिए गए हैं और सही थे और डिलीट किए हैं, उसके साथ किस आधार पर स्केलिंग की गई है। अब विवाद की स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि ये बात हो रही है कि अलग अलग शिफ्टों में बात आप जो कराते हैं कि यूके पीएससी का हवाला दिया जा रहा है, उनसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी के तरह तर्ज पर एग्जाम क्यों नहीं कराता। वो भी लाखों बच्चों के एग्जाम कराते हैं, वहीं यूके ट्रिपल एससी अलग अलग पालियों में एग्जाम कराता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? स्केलिंग जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है उसी को लेकर जो बड़ा विवाद है अब शुरू हुआ है, सर उसको लेकर भी थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप समझाएं, या आयोग किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करता है। ये जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि सही प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है और किस आधार पर नंबर बढ़ाए या घटाए गए हैं, इसको लेकर ही बहुत बड़ा विवाद। सर इस पे स्पष्ट पहले आपके इस जो आपने पूछा है उसमें 3 मामले बनते हैं। एक तो है नॉर्मलाइजेशन में क्या कोई गड़बड़ी है या नॉर्मलाइजेशन क्यों हो रहा है। दूसरा मामला है कि प्रश्न डिलीट क्यों हो जाता है या प्रश्न में क्यों गड़बड़ी आती है। तीसरा मामला है कि हम उतना बड़ा एग्जाम क्यों नहीं करा। बिल्कुल 3 चीज, ये 3 मामले तीनों अलग अलग हैं। तो पहला मामला नॉर्मलाइजेशन का है, जो आप कहते हैं बड़ा मामला है। तो उसमें ये मेरा कहना ये है कि नॉर्मलाइजेशन पैन इंडिया हो रहा है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चों का जो कैंडिडेट्स का नंबर है वो यहाँ पर आप अगर 2016 से मैं 17 से यहाँ पर हूँ तो उस समय मैक्सिमम बच्चे 90,000 थे। आज वो बढ़कर 2,60,000 हो चुके हैं और अगले बार मुझे लगता है 4 लाख हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल शिफ्ट में आपको जाना ही पड़ेगा, और जैसे ही आप मल्टीपल शिफ्ट में जाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन इसेंशियल है। आप उस दिन मेरे पास ज्यादा शिकायत लेके आएंगे जब 3 बैच में एग्जाम होगा, एक ही बैच से सारे निकल जाएंगे। शायद आप ज्यादा शिकायतें लेके आएंगे, वो ज्यादा सीरियस दिखेगा आपको। तो नॉर्मलाइजेशन इसी के लिए है, कोई एक बैच से सारे बच्चे ना निकले, हर एक बैच को उसका सही राइट मिल जाए। और ये बेसिकली मोटी बात ये है कि ये मीन और डेविएशन से निकलता है, और जो टफ बैच है उनको 1-2 नंबर ज्यादा मिलता है, जो इजी बैच है उनको कुछ नंबर कम मिलता है। अब बात यह है कि हम किस प्रोसेस पे जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के। तो हम उस प्रोसेस पे जा रहे हैं जिनको IIM यूज कर रहा है, IIT यूज कर रहा है, SSC यूज कर रहा है, यूपी SSC यूज कर रहा है। तो वही फॉर्मूला हमारे यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन का है। तो एक टेस्टेड फॉर्मूला पे हम जा रहे हैं, और अभी तक जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो रेलवे बोर्ड के और दूसरों के कंपेरिजन में हमारा बहुत अच्छा हुआ है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, उसको आप उससे बच नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि आप एक वो करा सकें, एक शिफ्ट में करा सकें। तो उसने मल्टीपल शिफ्ट में जाना ही है। 7,000 नोट केवल हमारे यहाँ है, और बच्चे 50,000, 60,000, 1 लाख हो रहे हैं। तो उतने मल्टीपल शिफ्ट में आपको जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि इसके डर से हम ऑनलाइन एग्जाम या एग्जाम में चेंज के प्रोसेस को छोड़ दें, वो भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन जरूरी भी है, और जो हमारा नॉर्मलाइजेशन है वो नेशनली टेस्टेड फॉर्मूला पर आधारित है। फिर भी हम बच्चे बहुत जगह एग्जाम दे रहे हैं, हम आपके माध्यम से उनसे भी अनुरोध करेंगे कि अगर उनको हमारे फॉर्मूला में, हमारे प्रोसेस में कोई इंप्रूवमेंट की बात नजर आती है, जरूर हमको बताएं। लेकिन इस चीज को आप नहीं निकल पाए, इसलिए इसको क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। दूसरा मामला है कि प्रश्न डिलीट क्यों हो रहा है। अभी भी लगातार कमेंट आ रहे हैं सर कि अभी भी सेकंड शिफ्ट में जो आंसर है वो सही नहीं दिए गए हैं, वो अब इसको लेकर बड़ा सवाल है सर, क्यों डिलीट किए? इस पर मेरा कहना यह है कि प्रश्नों का जो भी प्रश्नों का बनना, प्रश्नों को मॉडरेट होना, उनको पेपर में रखना, उसके बाद पेपर में रखने के बाद चैलेंजेस लेना, और चैलेंजेस को मॉडरेट करना एक एक्सपर्ट आधारित व्यवस्था है। एक्सपर्ट का मतलब यह है कि जो 2 से 5 साल तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं वो एक्सपर्ट है। तो ये और एक्सपर्ट भी एक तरह से हमारे लिए भी थर्ड पार्टी है। आयोग के लिए फर्स्ट हमारा एक्सपर्ट का कोई मेल जोल गठबंधन नहीं है कि हमारे कहने पे वो डिलीट कर दें, ऐसा नहीं है। वो 3-3 एक्सपर्ट उसको देख रहे हैं, एग्जाम के बाद एक पैनल पूरा देख रहा है, और वो जो परामर्श देता है तो उस पर आधारित है। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें क्लियर डिसीजन है कि जहां पर एक्सपर्ट बेस्ड सिस्टम है और उन्होंने अपना मंतव्य दे दिया है तो उसको आखिरी मंतव्य समझा जाए। तो इसके लिए भी आप बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि डिलीट हो गया, इस किताब में ये था, उस किताब में होता। मल्टीपल बुक्स में अलग अलग बातें होने से ही चैलेंज आता है प्रश्न पर, और उसको फिर 3 एक्सपर्ट देख के बता रहे हैं तो उसको सबको मानना चाहिए, मेरा कहना ये। और इसलिए, और चेंज क्यों होता है, गड़बड़ी क्यों होती है, गड़बड़ी के भी बहुत सारे रीजन है। कभी कभी जो है हर एक बुक्स में अलग अलग मैटर है। आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे अगर, तो हर एक राइटर ने अलग लिखा है। हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने अलग लिखा है, शिव प्रसाद डबराल जी ने अलग लिखा है, अजय रावत जी ने अलग लिखा है,
और जो कुमाऊं में जो वीडी पांडे साहब का बुक है वो अलग बात, कुछ मामलों में अलग अलग बातें कहते हैं। तो यही तो एक रीज़न है, क्योंकि किताबें ही अलग अलग हैं, उनमें ज्ञान अलग है, ज्ञान अपडेट हो रहा है। दूसरी बात है कि ट्रांसलेशन में कभी गड़बड़ी हो जाती है। तो अलग अलग रीजन है जो जेन्युइन रीजन है जिससे गड़बड़ी होती है। और सारे एग्जाम में, एग्जाम के बाद ऑब्जेक्शन लेने की व्यवस्था है, सारे इंडिया में है, और ऑब्जेक्शन को एक्सपर्ट के थ्रू नॉर्मलाइज करने की व्यवस्था है, मॉडरेट करने की व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो सर ये जैसे आपने कहा कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें दी गई हैं, तो ये सर एनसीईआरटी को लेकर भी बात जो हम कहते हैं कि एनसीईआरटी के जो आंसर्स हैं, क्योंकि एक इस पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग बुक्स पे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो शायद बड़ा मुश्किल होगा ये आयोग के लिए भी। तो क्या एनसीईआरटी एक ऐसा माध्यम नहीं होना चाहिए कि जिनके आंसर्स को हम सही माने, या उसके लिए भी कुछ एक प्रोसेस अब करने वाले, ये अपना पे सवाल। एनसीईआरटी केवल एक कुछ खास एग्जाम्स के लिए काम आ सकती है। जैसे उत्तराखंड का हम सामान्य ज्ञान पूछ रहे हैं सब, वो एनसीईआरटी में कहीं है ही नहीं। एनसीईआरटी ने ना प्रेस्क्राइब किया ना बुक कोई प्रेस्क्राइब की, तो वो बेसिकली दूसरे माध्यमों से है। इसी तरह से जब हम तकनीकी एग्जाम कराएंगे तो जितने ये तो जनरल एग्जाम की बात मैं कह रहा हूँ, उत्तराखंड जानकारी जिसमें पूछते हैं, जैसे रिसेंट एग्जाम उसी का है, तो उसमें तो एनसीईआरटी का कोई बुक है ही नहीं। तो वहां पर आपको दूसरे बुक पे ही, दूसरे चीजों पे डिपेंड होना होगा, दूसरे स्टडी मटेरियल पे। आपके पास कुछ विकल्प नहीं है। दूसरी बात, जब आप टेक्निकल एग्जाम कराते हैं, जैसे आपने बायो का करा रहे हैं, एग्रीकल्चर का करा रहे हैं, तो अगर वो ग्रेजुएशन लेवल है तो वहाँ भी हमको, जैसे ये ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम था, तो वहाँ पर भी हमको एनसीईआरटी से अलग बुक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो तब हम जो यूनिवर्सिटी में हमारी चल रही है उनको आधार मान के हमारे एक्सपर्ट बात करते हैं। तो वो अलग अलग एनसीईआरटी कुछ ही है कि एग्जाम में काम कर सकते हैं। एनसीईआरटी कुछ ही। और दूसरी बात यह है कि एक आध बार मेरे अनुभव में यह भी हुआ है कि एनसीईआरटी की बुक्स में भी गड़बड़ी मिल गई है। तो किसी भी बुक में गड़बड़ी या गलती मिल सकती है। तो सर इसका क्या रास्ता निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से फिर डिलीट होते हैं क्वेश्चन, उसको लेकर भी विवाद कहीं न कहीं शुरू हो जाता है, तो उसको लेकर क्या रास्ता आयोग निकालेगा? नहीं, इसमें बेसिकली डिलीट तो कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा, बिकॉज पर यह है कि इसको कम करें, ये एक लिमिट से ज्यादा ना हो। इसके लिए हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम प्री एग्जाम कैसे क्वेश्चन को और अच्छे सतर्कता से देखें, अपने एक्सपर्ट्स को और अच्छा क्वालिटी एक्सपर्ट लेने की कोशिश करें। उस प्रोसेस पर हम जा रहे हैं, लगातार सुधार कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसको धीरे धीरे कम कर देंगे। पर यह नहीं है कि ये खत्म ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम जो है एक गोपनीय मामला है। एक पेपर आप बहुत ज्यादा लोगों को नहीं दिखा सकते, या एक क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में आने वाला है बहुत से शेयर नहीं कर सकते। तो एक तो लिमिटेड शेयरिंग इसकी होती है, उस कारण से भी आपको उसमें व्यापक छानबीन नहीं कर सकते। तो वो गोपनीयता इसमें एक बात है, शुचिता इसमें एक बात है। दूसरा ये है कि क्वालिटी एक्सपर्ट इसमें एक बात है। तो उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो ठीक हो और ये कम हो जाए। सर अब ये वीडियो का मामला सबसे बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है, इसको लेकर आयोग ने क्या अब सोचा है? क्योंकि सर देखिए, लगातार आपने भी देखा युवा सड़कों पर है, और मुख्यमंत्री आवास कूच भी किया गया था, जो लोग विरोध इसका कर रहे हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि आयोग में वो तमाम पक्ष, जो एक तरफ वो लोग भी आ रखे हैं जो इस पेपर को चाहते हैं कि उनका रिजल्ट आउट हो, उनका डीवी जल्दी कराया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए। पर दूसरा पक्ष भी यहां पर पहुंचा जो चाहता है कि एग्जाम रद्द हो, कि यहां पर इसमें धांधली हुई है, 15 लाख रुपए तक की बात हुई है। और हमने उन लोगों से भी बात की है सर जिसमें धारचूला से बच्चे आए हैं, जिनके जो पिताजी हैं वो किसान हैं, उन लोगों से भी बात की गई है। और ऐसे में सर कई लोगों का कहना यह भी है कि अगर धांधली हुई है तो उन लोगों पे जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो क्या आयोग ने सर इसके प्रति कुछ जांच के कुछ आदेश दिए हैं? ये भी सर थोड़ा सा जो दर्शक है वो भी जानना चाहते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सोशल मीडिया एक जिम्मेदार मीडियम नहीं है बात करने का। इसमें जिसका जो मन आता है वो कहता है, और उसमें फिर कमेंट्स की बाढ़ आती रहती है। तो अगर कोई बच्चा एग्रीव्ड है, कोई शिकायत करना चाहता है, तो वो एक टेंजिबल शिकायत करे, तथ्य सहित शिकायत करे। अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तभी जांच का मसला आता है। उसके पहले जांच का मसला नहीं आता कि आप एक भीड़ एक पीछे एक सब्जेक्ट के पीछे लग गई है और वो एक एग्जाम को सबोटाज करना चाहती है और उन सारे बच्चों की मेहनत पर पानी फेरना चाहती है जो अपनी मेहनत से निकले हैं। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिम्मेदारी, जो अगर जिम्मेदारी से कुछ शिकायत करना चाहते हैं तो हमने अपने संवाद जारी किया है अपनी वेबसाइट पर इसी एग्जाम के बारे में कि भाई आप ऐसे बात ना करें, जो अगर तथ्यपरक शिकायत है तो हमको दें, हम उसकी जांच कराएंगे। और हम पहले भी 4-5 बार एफआईआर करा चुके हैं अपने ही एग्जाम्स में। तो आप शायद किसी आयोग को नहीं देखेंगे जो अपने एग्जाम्स में खुद एफआईआर कराता है। और हमने सबकी ट्रांसपेरेंट जांच कराई है, सबको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की है। तो इसमें भी हम कराएंगे अगर तथ्यपूर्ण है। लेकिन इन सब झूठी बातों पर वो बच्चे जो हमको तमाम बधाई संदेश भेज रहे थे कि इतना अच्छा एग्जाम हुआ एग्जाम के समय,
वो आज रिजल्ट निकलने पे ऐसा कहें तो वो उचित बात नहीं है। ये सोशल मीडिया पे माहौल बनाना, एग्जाम को कैंसिल करवाने की कोशिश करना, ये ना तो बेरोजगार संगठनों के लिए अच्छा है ना बेरोजगारों के लिए अच्छा है। ये उन्हीं के अल्टीमेटली उन्हीं के नुकसान में है। तो उनको इस सब बातों पे नहीं, हाँ अगर कोई शिकायत है तो तथ्य सहित हमें दें, हम उसकी भी जांच कराएं। सर एक प्रश्न हमारी ओर से भी रहेगा, क्योंकि ये तो बात रही वीपीडी और वीडियो की बात कर रहे हैं सर। कई बार ये भी देखा गया है कि 332 क्वेश्चन एक बार डिलीट हुए थे, आपको संज्ञान में तो वो पूरा मामला था। तो सर इसमें जो ये डिलीट का प्रोसेस है और इतने ज्यादा क्वेश्चन, 1500 में शायद वो 1800 में से 332 क्वेश्चन हुए थे, तो सर इसमें भी कहीं ना कहीं अब सुधार कहीं ना कहीं आयोग की तरफ से होना चाहिए। ये हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि इसको लेकर के आयोग कुछ काम कर रहा है और आगे इस पर काम करेगा, क्योंकि आपने कहा है कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी थर्ड पार्टी हैं, पर क्या आयोग इस पर भी काम करेगा, इसे भी सुधार करेगा? क्योंकि अपने आप में बड़ी जिम्मेदार और एक बड़ा आयोग अगर मैं मानूं, और भविष्य है के साथ कहीं ना कहीं पेपर करवा रहा है, उनके भविष्य के लिए वो कर रहा है, तो इसको लेकर क्या करेंगे सर? देखिए, ये जो थोड़ा गोपनीय मामला है, मैं सारी बात तो आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारी पेपर क्वालिटी बच्चों ने खुद अभ्यर्थियों ने कई बार उसको अप्रिशिएट किया कि हाँ ये कुछ क्वालिटी लेवल का एग्जाम हो रहा है। और 86 एग्जाम हमारे करा चुके हैं और 3-4 एग्जाम से ज्यादा में ये बात नहीं आई है। तो आप ये नहीं कह सकते कोई भी बच्चे या आप भी या कोई और जिम्मेदार व्यक्ति के साहब हम आज क्वालिटी एग्जाम नहीं करा पा रहे। हम लगातार क्वालिटी एग्जाम करा रहे हैं, सक्सेसफुल एग्जाम करा रहे हैं, और 86 एग्जाम में से 3-4 एग्जाम में कुछ गड़बड़ी होना ये नहीं माना जा सकता कि गड़बड़ी हुई है। हाँ, ये एक दो मामले जो अभी आए हैं, जो सहायक लेखाकार परीक्षा का मामला है, या जो अभी आपने कहा वन दरोगा परीक्षा का 332 प्रश्नों वाला मामला है, ये जरूर एक गंभीर त्रुटि है। लेकिन ये उन क्वेश्चन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी जो वन दरोगा में पूछे गए। जो हटाए गए, हटाने का कारण था कि वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए। आउट ऑफ सिलेबस आने का कारण और हटाने का कारण ये था कि उसमें मैथ्स वाला बच्चा भी एग्जाम दे रहा है, फिजिक्स वाला भी एग्जाम दे रहा है, एग्रीकल्चर वाला भी दे रहा है, और बायोलॉजी वाला बच्चा भी दे रहा है इंटर पास। तो वहां उनके लिए हार्डशिप ना हो एक मैथ्स वाले बच्चे के लिए, जब हम बायो वाले ज्यादा पूछ रहे हैं और वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसका हर एग्जाम का एक अलग रीजन है उसको डिलीट करने का। तो इन छोटी गलतियों से आप एग्जाम एनल नहीं कर सकते, ये आयोग का विचार है। तो एग्जाम और सिलेक्शन चलते रहना बहुत जरूरी है। तो वो अलग अलग कारण, लेकिन बहुत कम एग्जाम है जिनमें ये सब समस्या आई है, और आयोग इन खासतौर से इन अनुभवों के आधार पे अपने इस प्रक्रिया को बहुत अच्छा और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि ये बातें कम से कम हो, गड़बड़ियां कम से कम हो, और उसके बावजूद अच्छे ढंग से और टाइम पर एग्जाम हो जाए। सर कई लोग जो है लगातार अभी बात कर रहे हैं कि कई ऐसे रिजल्ट हैं जो आना बाकी है। डीवी होना है, एचडी का डीवी अभी बचा हुआ है, कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट कब तक आएगा? क्योंकि सर इसको लेकर अभी इंतजार है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लगातार हमें कमेंट आ रहे हैं फॉरेस्टर फिजिकल कब होगा, एलटी का डीवी कब होगा, और इसको लेकर इंतजार में है। सर उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दें, क्योंकि लगातार आपसे भी संपर्क करते ही रहते हैं युवा, और यहाँ पर भी पहुंचते हैं, आपसे बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं जो दूरस्थ गाँव में बच्चे हैं वो बड़े इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें भी थोड़ा सा आप जानकारी दें कि कब तक ये सारी चीजें होंगी और कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। एलटी में अभी कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के 2-3 विषय हैं जिनको हम नहीं करा सकते, बाकी का डीबी हम शायद उसको कराएंगे और जल्दी उसका प्रोग्राम जारी करेंगे। वो कोर्ट के ऑर्डर से हमने रोका था, हमने तो डीबी का प्रोग्राम जारी कर दिया था। उसके अलावा वन दरोगा परीक्षा का जो फिजिकल है उसको भी हम जल्दी कराएंगे, क्योंकि उसमें भी कोर्ट ने एक ऑर्डर हमें दिया था कि साहब पिटिशनर हैं, इनका आप प्रतिवेदन निस्तारण करो। तो उस प्रक्रिया में हम लगे हैं, मुझे लगता है 4-5 दिन हमें उसमें लगेगा, उसके बाद हम उसको भी शेड्यूल करेंगे। और जो रिजल्ट्स हैं वो भी मुझे लगता है 8-10 दिन में आ जाएंगे, जितने बचे हैं। केवल कनिष्ठ सहायक एग्जाम का, एक इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम का रिजल्ट बचा है, उसको भी हम जल्दी ही देंगे। तो उसमें चिंता नहीं कि देर होगी, इसमें सब काम हम जल्दी करेंगे जिनको हम लीगली कर सकते हैं। लीगली कर सकते हैं। 8-10 दिन के इंतजार के बाद ही सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि लगातार हम अभी भी देख रहे हैं एलटी का डीवी कब होगा, तमाम चीजें हैं। तो सर अब मैं आखिरी प्रश्न आपसे यही करूंगा कि ये जो वीडियो और वीपीडीओ का मामला है, इस पर अगला अब क्या स्टेप होने वाला है, यहाँ के आयुक्त की तरफ से क्या होने वाला है? क्योंकि सड़कों पर तो यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि इसका विरोध जारी है, पर आयोग अब आगे क्या करने वाला है? सीधे तौर पर क्या फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा कि कोर्ट की शरण में जाना और फिर से डिले होना, और कई चीजें अभी इसी वजह से रुकी हुई हैं, चाहे एलटी की हो, चाहे आपने बताया जो तमाम चीजें। तो अब क्या होगा, इस पे क्या अगला होने वाला है और आयोग की तरफ से क्या निर्णय है अभी? देखिए, कोर्ट तो लगातार लोग जा रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक जब से मैं यहाँ हूँ, लगभग 442 याचिकाएं आ गई हैं कोर्ट में, अलग अलग एग्जाम में, सभी एग्जाम में लगभग। लेकिन किसी में भी पिटिशनर को रिलीफ नहीं मिला आयोग के अगेंस्ट। जो भी ऑर्डर हुआ है आयोग के एक तरह से फेवर में हुआ है। तो ये भी ये प्रूव करता है कि आयोग अपना काम ठीक से कर रहा है। दूसरी बात यह है कि हम इसमें वीपीडीओ में क्या करेंगे,
तो मैं क्लियर बताना चाहता हूं कि जब तक कोई टेंजिबल शिकायत ना हो या हमारे खुद के तथ्य में इसको एनालाइज करने के बाद कोई टेंजिबल बात ना हो, तब तक ये एग्जाम पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी। और जल्दी हम जब इसको करेंगे तो इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगाएंगे। वो हम इंतजार कर रहे हैं कि बाकी रिजल्ट भी निकल जाएं और हम सीरीज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगाएं, तो हम अपनी प्रक्रिया से इसमें काम करेंगे। और अभी ऐसा कोई कारण नहीं है कि एग्जाम का निरस्तीकरण या कोई भी बड़ा डिसीजन हो सके। हाँ, मतलब सीधे तौर पे आपने कहा है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। सर, एक आखिरी प्रश्न ये मेरा अपना भी है, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ सर कि जिस तरीके से कैलेंडर बनाया जाता है सर, एक डेट दी जाती है कि टेंटेटिव डेट्स होती हैं सर, उस पर भी हमने देखा है कि कभी भी उस डेट्स पर ना तो रिजल्ट आए हैं ना वो कभी पेपर हो पाए हैं। सर, इस पर क्या पॉलिसी अब आयोग बनाने वाला है या आगे होने वाली है जिससे एक विश्वास जागे और टाइमली रिजल्ट हो और टाइमली एग्जाम्स किया जाए? इस पे सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पूरे इंडिया में देख लेंगे तो हमारा एग्जाम पूरा करने का एवरेज टाइम 1 से 1.5 साल है। रिजल्ट निकालने का एवरेज टाइम 86 एग्जाम में 4 से 5 महीने हैं। तो किसी भी आप और आयोग में जाएंगे शायद ये टाइमलाइन आपको ना मिले। अभी भी हम उसको टाइम से कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि 86 एग्जाम हम करा चुके हैं, केवल 3 एग्जाम का रिजल्ट हम अभी दे नहीं पाए, बाकी सबका रिजल्ट देकर वो सिलेक्शन भी चला गया है। और इतने सारे कोर्ट केसेस होने के बावजूद उनमें पैरवी की, उनको खत्म किया, उसके बाद हमने एग्जाम पूरे किए हैं। तो हम अपनी टाइम लाइन से चल रहे हैं। और दूसरा ये है कि एग्जाम थोड़ा जटिल मामला होता है। ये रिजल्ट निकालने के बाद भी कभी कभी आपको कुछ फीडबैक मिलता है, आपको कुछ रुकना, एनालाइज करना पड़ता है। उससे पहले भी बहुत सारे दिक्कत आती हैं। एक ही डेट पर कई सारे संस्थान एग्जाम करा रहे हैं, डेट्स आपको नहीं मिलती हैं, तो वो सब इश्यूज रहते हैं। और एग्जाम कराना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम 1 से 1.5 साल में सिलेक्शन को पूरा करें। हाँ, तो मतलब सर अभी अगर ऑल ओवर की बात करेंगे तो डीवी से लेकर तमाम चीजें, कब तक ये पूरी चीजें, चाहे वीडियो का भी मैं बात करूं, कब तक डीवी हो जाएगा इन सबका? कितना समय अभी लग सकता है इसमें? मुझे लगता है कि डेढ़ महीने के भीतर 1.5-2 महीने के भीतर इनके डीवी सब एग्जाम्स के हम पूरे करेंगे। बिल्कुल कोशिश करेंगे कि 1.5-2 महीने में, 3 महीने में ये पूरे हो जाए। 4 रिजल्ट हमने निकाल दिए जिनमें करीब, अब ये समझिए कि 4000 से ऊपर डीबी होने हैं। बिल्कुल। तो आप 100 से ज्यादा एक दिन नहीं बुला पाते हैं, तो समय लगता है हर चीज में, तो उतने साथ ज्यादा टाइम भी लगेगा। लेकिन शुरुआत हम 1-1.5-2 महीने में इनकी शुरुआत करेंगे। स्टाफ है, आप समझेंगे, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं 20-25 हैं, तो मानव संसाधन की कमी है, पर उसके बावजूद हम इसको टाइम से पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार जो युवा है वो पूछ रहे हैं। और सीधे तौर पर जो सचिव साहब का कहना यह है कि 1 से 1.5 महीने में जो डीवी का प्रोसेस है वो जरूर शुरू हो जाएगा। उसके बाद जरूर स्टाफ की कमी एक बड़ा कारण है जिस वजह से जरूर टाइम जरूर लगेगा। पर हाँ, ये निश्चित तौर पर है, वीडी और वीपीडीओ के लिए अभी कोई भी कारण ऐसा नहीं मिला है जिससे परीक्षा रद्द की जाए। और हाँ, ये जरूर है कि आयोग ने भी जांच कराई है, एड्रेस को लेकर जांच कराई है। प्रधान वाला जो मामला है वो अभी संज्ञान में नहीं, जैसा बडोनी साहब ने कहा कि वो जरूर संज्ञान में नहीं है, पर अन्य जो मांगे एड्रेस को लेकर हैं और कहीं जो वाइफ हस्बैंड वाला मामला था सर, उस पे भी सर ने जांच जो करवाई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। अब देखना होगा कि आखिर भर्ती ये भी कोर्ट जाती है। और लगातार बात की है कि खुद भी आयोग ने एफआईआर करवाई है और जांच के पुलिस को भी बात की है कि वो जांच करे और दोषी जो भी है उन्हें पकड़े। पर अब आगे क्या रहने वाला है, वीपीडीओ को लेकर जरूर विवाद की स्थिति हो गई है, पर आगे क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। और लगातार इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे, जैसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।